अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूईटी एक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मिर्जा मोईद और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मोहम्मद सलमान। आज यूईटी विस्टा में हमारे मेहमान बने हैं एएसएमई सोसाइटी के प्रेसिडेंट राफे। तो राफे, वेलकम टू द शो। काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। नाम तो आपने वैसे बता दिया। बेसिक इंट्रो, आई हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ एएसएमई यूईटी और इसके साथ साथ मैं मैकेनिकल लैंडिंग सेक्शन तो ऑफिस है और इसके अलावा एएसएमई यूईटी के अलावा आई एम लीडिंग वाईपीडीसी यूईटी दैट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। हर यूनिवर्सिटी में मैंने एक जो है वो स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट किया, तो वो भी रीड कर रहा हूँ। और इसके अलावा आई हैव बीन रेसिपिएंट ऑफ ASME इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ऑफ ईयर 2022 एंड इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जांपल करियर फेयर एंड अभी भी मैं ऑफिस न्यूज़ लेटर अभी वो इशू होने वाला है इंशाल्लाह कुछ दिनों में, इसमें भी। उसके अलावा वैसे अगर देखें तो आई एम फ्रॉम लाहौर और ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है। और ठीक है, वन बाय वन हम इन चीजों पे आते हैं। थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आपकी यूईटी से पहले लाइफ कैसी थी, क्या किया मैट्रिक एफएससी और यहाँ पे सारा। यूईटी से पहले जैसे मैंने बताया मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो यूईटी से पहले भी आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो वहाँ पर भी इसी तरह थोड़ी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम उसमें पार्टिसिपेट करता रहा था और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग। और उसके बाद अब मतलब जीसी में जिस तरह होता है ना आमतौर पर जो एक कंसेप्शन होती है जीसी वाले थीटे होते हैं सारे इस तरह का, वो इस तरह कोई सीन नहीं था। और जैसे जैसे अभी मैकेनिकल गुजारी है उसी तरह ऐसे भी उसी तरह गुजारी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर आ गए। तो भाई ये बताएं कि आपने मैकेनिकल क्यों चूज किया, रीजन क्या था मैकेनिकल चूज करने के लिए? यार ये सवाल मैं खुद भी पूछ रहा हूँ मतलब मैकेनिकल का जो सबसे बड़ा मतलब एडवांटेज है ना, एक तो ये है कि वो मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। आप मैकेनिकल में हम थोड़ी बहुत हमने इलेक्ट्रिकली पढ़ी, थोड़ी बहुत हम मेटलर्जी भी पढ़ते हैं और काफ़ी सारा कुछ मिक्सअप है उसका और जनरलाइज फील्ड है। और सेकेंडली इसमें जो है ना मैकेनिकल में जहाँ पर डिग्री में जो मैं चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर ना इंजीनियरिंग मैनेजर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इट्सल्फ मुझे उसमें इंटरेस्ट है। और मैकेनिकल से क्योंकि मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग है तो उसके बाद इंसान जिस मर्जी फील्ड में जाना चाहे वो जा सकता है। हमारे सीनियर्स जो भी हैं मैकेनिकल से उन्होंने अभी BSc की, उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले गए और फील्ड चेंज करके। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ होता है मैकेनिकल करने के बाद कि आप जिस मर्जी फील्ड में जाना चाहें जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ यूनिवर्सिटी में आए, आपका वो एक्सपीरियंस, उसके बाद फर्स्ट टाइम एसमी को ज्वाइन करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा? फर्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी में आया था तो वो फर्स्ट टाइम तो मैं एडमिशन के टाइम ही आया था और मुझे याद है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दिया था, तो उसमें ना काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ना एडमिशन ऑफर थी। लेकिन अब मैं यूनिटी आया, मुझे याद है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सामने जो रोड है ना, वहाँ पे एक सीनियर, वहाँ पे गार्बन उस टाइम वो फाइनल ईयर के होंगे, वो वहाँ पे वॉक कर रहे थे। तो मैंने उनसे आके क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो ही सेड हाँ स्विमिंग पूल तो है। मैं चलता है तो हाँ हर साल गर्मी में ऑन यार बेस्ट हो गया। बाकी सारी यूनिवर्सिटी को छोड़ा, मतलब PUCIT वगैरह में नाम आ गया था, वो उधर नहीं गया। एक बड़ा जो था ना डिसाइडिंग फैक्टर उस टाइम मेरे लिए था कि यार स्विमिंग सीखनी है और स्विमिंग पूल जाना है। अब वो यहाँ पे है, अब वो आया हूँ क्या मोटिवेशन है आपने स्विमिंग पूल के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली? यार वो उस टाइम डिसाइड नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी। और नेशनल से मुझे याद है जब नेशनल में एडमिशन सिक्योर हुआ था, मतलब एडमिशन सिक्योर से मतलब ये कि फीस मुझे आए थे, तो वो भी ड्रॉप किया। और यहाँ पे लेकिन ये है कि इसमें रिग्रेट मुझे कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। UT Mechanical is one of the best, you can say, departments या degrees for in the field of engineering. अच्छा, तो स्टार्ट में आपकी मोटिवेशन होती है बड़ी के सोसाइटीज को ज्वाइन करना है, काफी सारी सोसाइटीज स्टूडेंट्स आके ज्वाइन करते हैं, तो आपने कौन कौन सी सोसाइटीज ज्वाइन की? यार क्योंकि मुझे ना पहले GC से एक्सपीरियंस था। GC में मैसे इस तरह हुआ था कि हमने ना फर्स्ट डे वहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टॉल्स नहीं लगते, उसमें स्टॉल्स लगे हुए थे। मैं जाते ही ना 3-4 सोसाइटीज की मेंबरशिप पहले दिन ही जाके ले ली थी वहाँ पे। मतलब वो एक तरह की रैगिंग भी हो गई थी मुझसे, तो उसका एक्सपीरियंस था। तो मैंने यहाँ पे वाली हसल नहीं की यहाँ पर सोच समझ के जो 1-2 सोसाइटीज मुझे याद है शुरू में मैंने ASME ज्वाइन की थी। उसके अलावा कुछ टाइम तक मैंने UCP में भी काम किया था डिज़ाइनिंग का, और फिर वो छोड़ दी थी क्योंकि ASME में मतलब मैं चाह रहा था कि एक जगह ही फोकस रहूँ।
ठीक है। अच्छा, इसी से मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि एएसएमई के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को कि एएसएमई है क्या, क्या करती है बेसिकली। एएसएमई अगर हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करें फ्रॉम द वेरी कोर जो कि एएसएमई इंटरनेशनल है, तो एएसएमई इंटरनेशनल जो है वो आम तौर पे इसके लिए जानी जाती है वो है इसके स्टैंडर्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एफएससी के टाइम अगर याद हो तो वहाँ उस टाइम हम लोग एसआई यूज करते थे उस टाइम, तो वो हम कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ना कि पूरी दुनिया में एक ही प्रैक्टिस फॉलो हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स को बना दिए जाते हैं, सेफ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि वो पूरी दुनिया में वो एक ही चीज़ फॉलो, एक तरह की सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। तो वो एएसएमई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इस तरह के स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूस करती है। इसमें मतलब बहुत सारे हैं, वेल्डिंग से रिलेटेड है, प्रेशर वेसल से रिलेटेड बहुत सारे हैं। तो ये तो इसका बेसिक जो जब ये बनी थी तब इसका पर्पस था, लेकिन अब इसको इवॉल्व हो के वो एक इंटरनेशनल बॉडी बन गई है जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मतलब स्पेशली जो रिलेट करती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसमें मेटलर्जी भी आ जाती है, उसमें मेगाट्रॉनिक्स की फील्ड भी आ जाती है, उनको प्रमोट करने के लिए ये एक आपके ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम अपने स्टूडेंट चैप्टर पे हैं तो अब जैसे बाकी इंटरनेशनल जो सोसाइटीज होती हैं उनके स्टूडेंट चैप्टर होते हैं, इसका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एएसएमई का यूटी चैप्टर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर भी हमारी सेम कोशिश होती है। ऑल्दो वो तो लेवल डिफरेंट है, यहाँ पे लेवल डिफरेंट है। यहाँ पर हम बेसिकली जो है अगर एएसएमई यूटी की सिर्फ बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आई वुड रेदर से कि प्राइमरी या प्रीमियर जो स्टूडेंट क्लब है वो एएसएमई यूटी है। डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है या कोई भी इवेंट्स होते हैं, जैसे आपने पिछले सालों में देखा था आईसीएमई हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो भी हम लोगों ने की थी। और इसके अलावा जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो भी इस तरह के होते हैं इवेंट्स या कोई इस तरह के वेन्यूज जहाँ पे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पर फिर हम लोग जाते हैं। उसके अलावा एएसएमई इंटरनेशनल की तरफ से जो उनके इवेंट्स चार्टर हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या ऐसे कंपटीशंस होते हैं जैसे स्पीड डिज़ाइन कंपटीशन है, वो हम लोग करवाते हैं। ऑल्दो नॉट ऑन दैट लेवल, वो तो इस बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लेवल पे वो अच्छा करवाते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन, जिस तरह आपने बताया कि आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट को बड़ा लेके चल रहे होते हैं और एएसएमई बेसिकली है भी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो इनका ज्यादा फोकस सिर्फ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स पे ही रहता है या ओवरऑल भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काम करती है? मैकेनिकल से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो प्राइमरी फोकस होती हैं, नो डाउट, लेकिन क्योंकि एएसएमई यूटी में टेक्निकल डोमेन भी है और नॉन टेक्निकल भी है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा एचआर में आना चाह रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो, या फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा स्पॉन्सरशिप टीम में आना चाह रहा है उसके लिए भी जरूरी नहीं है, वो आईबीएम से भी हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट से भी हो सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल से रिलेटेड जो है वो ज्यादातर होते हैं मेरे से या मेटलर्जी से भी हो सकते हैं कोई। थोड़ा सा इसमें की वर्किंग बॉडी के बारे में बताएं कि कैसे इसकी बॉडी वर्क करती है, वर्किंग बॉडी वगैरह सब कुछ एएसएमई यूटी की। उसमें देखो जैसे आर्म स्टडीज में होता है, फर्स्ट ईयर आप जनरल मेंबर होते हैं, उस टाइम आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं होती, मतलब बेसिक आपको उस टाइम सिखा रहे होते हैं, मतलब आप सिखा रहे थे जो हो क्या रहा है आपको। उसके बाद जब आप आते हैं सेकंड ईयर में तो आप डेप्टी डायरेक्टर बनते हैं, और मतलब उसके बाद फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल्स वो शुरू हो जाते हैं हायरार्की के। तो उसमें जो लोएस्ट रिस्पॉन्सिबल आप कह लें कि हायरार्की के लेवल है वो डेप्टी डायरेक्टर। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आप डायरेक्टर बन जाते हैं, तो एक फॉर एग्जांपल अगर एक टीम स्पॉन्सरशिप है तो उसका एक डायरेक्टर होगा, क्योंकि उस स्पॉन्सरशिप टीम में जितने डेप्टीज हैं और जितने जनरल मेंबर्स हैं उन सबको लीड कर रहा होगा। इसी तरह फिर जब आप फाइनल ईयर में आते हैं फिर आप कोर बॉडी में होते हैं, उसमें आपने फिर जनरली पूरी स्ट्रैटेजी को लीड करना होता है। ठीक है। अच्छा, आपका माशाल्लाह जनरल मेंबर से लेके प्रेसिडेंट तक का सफर है, ये बहुत ज्यादा हसीन सफर भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और पढ़ाई भी साथ लेकर चलना होती है। तो फिर आप किस तरह से मैनेज करते थे आपकी पढ़ाई भी और प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी? यार पढ़ाई और अब ये चीज़ ना आपको टाइम के साथ साथ आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर जनरल मेंबर है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस टाइम बंदा पढ़ रहा होता है, लेकिन फिर जैसे ही आप थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल अप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी आती है, आप पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप वो चीज़ें ना साथ साथ इवॉल्व कर रहे होते हैं कि यार मैंने किस तरह डील करना है। जब आप फाइनल में पहुंच जाते हो फिर तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, यार पेपर कैसे करना है, पेपर की तैयारी कब करनी है, और आपने स्टडी कितना टाइम देना है, कब देना है, कैसे चीज़ें लेके चलना है। तो वो अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में भी मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे रहा हूँ, और
उसके साथ साथ ये भी चीज़ें मैंने चाहिए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट समझते हैं कि सोसाइटीज में इन्वॉल्व होना वेस्ट ऑफ टाइम होता है। आपके नजदीक सोसाइटीज को ज्वाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है और इससे आपके किरदार में और आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में कितना ये रोल प्ले करती है? देखिए, आप अगर सोसाइटी में ऐसी ज्वाइन करें जिससे आपके अंदर कोई ट्रेड्स डेवलप नहीं हो रही, आपकी कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे, तो ये वाकई वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर आप ये फील कर रहे हैं कि सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद आइदर आपके कॉन्फिडेंस में बेहतरी आ रही है या आपकी पब्लिक डीलिंग में बेहतरी आ रही है, किसी भी आपकी स्किल में या कोई भी आपकी वीकनेस आप समझते हैं कि वो आप उसको केटर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसके अगेंस्ट, तो वो फिर मेरे ख्याल में उसका फायदा है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहूँगा, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टेक्निकल सोसाइटीज की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, ये बहुत सा क्वेश्चन है। लेकिन अब देखो, एक चीज़ ना बड़ी बेसिक, अगर हम साइकोलॉजी देखें, कभी अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनल ईयर के हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक होता है FYP, फाइनल प्रोजेक्ट, वो आपका एक तरह का कोर्स कंटेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए, कुछ लोगों को पेपर्स पब्लिश करने का शौक होता है, वो उस पर काम करें। लेकिन एक आम इंटरेस्ट जो देखा है ना, मतलब एवरेज जो होता है आमतौर पे, वो ये होता है कि FYP से ज़्यादा अपने साइड प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो कंपल्सन नहीं होती आपकी ऊपर। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि वो आप ना डॉक्यूमेंटेशन से फ्री होके और मतलब इस तरह फ्री ऑफ माइंड होकर फिर आप काम कर रहे हो। इसी तरह सोसाइटीज़ में एक तो चीज़ ये है कि आप कोर्स में सीख रहे हो, ठीक है। एक तो पहली चीज़ ये है कि आप कोर्स में जो चीज़ सीख रहे हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का आपको मौका मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका कोर्स कंटेंट नहीं होता। जब कोर्स कंटेंट नहीं होता, आप अपने इंटरेस्ट से कर रहे होते हो, तो आप चीज़ ज़्यादा अच्छी सीखते हो, और वो फिर आपको ना एक आपके माइंड पे कह लो कि बोझ नहीं होता कि यार ये करना है और इसका पेपर देना है। वो इस तरह बंदा उसमें से चीज़ ज़्यादा लर्न कर लेता है। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी एज बीइंग पार्ट ऑफ ASME आपकी कैरेक्टर के अंदर, आपकी जात के अंदर क्या नुमाया तब्दीलियां आई ASME को ज्वाइन करने के बाद? सबसे मेजर है वो टीम मैनेजमेंट। ये बड़ा वैसे ना क्रिटिकल चीज़ है, ख़ास तौर पे ना लीडिंग विदाउट अथॉरिटी। मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है जो मैंने अपने अंदर डेवलप की है, साथ साथ या ASME को डेवलप हुई है। और सेकेंडली जो है वो बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और अब क्योंकि जैसे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी होती है, आपने अपने से सीनियर बंदे से कैसे डील करना है, चाहे वो फैकल्टी में है, चाहे वो आपसे सीनियर स्टूडेंट हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिकल में क्योंकि जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो भी वेंचर्स होते हैं उसमें वो साथ साथ होते हैं, तो एक ये चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी डेवलप हुई है, आई थिंक। तो सोसाइटी के प्रेजेंट बनने के बाद कोई ऐसी नई चीज़ें जो आपसे पहले नहीं थी और आपने वो इंट्रोड्यूस करवाई हो? मैंने इसमें से कुछ चीज़ें रिडंडेंसीज खत्म की हैं। जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि आप कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ है ना जिसका कोई टेक होम कुछ नहीं है, वो ना करो, ठीक है। वो अनप्रोडक्टिव एफर्ट्स नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ें मैं बहुत सारी इसमें से एलिमिनेट की हैं। अच्छा, आप ना अपने लाइफ गोल्स के बारे में बताएं। आप इंशाल्लाह इंजीनियरिंग आपका 1-9 सेशन है, पास आउट हो रहे हैं, तो इसके बाद क्या आपके क्या प्लान्स हैं? अगर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है तो फिर 1-2 साल तो अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का इरादा है, ठीक है। एंड दैट आई किस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स का सोचा हो? दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज एट दिस टाइम, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि यही टाइम होता है, आप कुछ नया करना चाहते हो लाइफ में तो बाद में टाइम नहीं मिलता, यही टाइम। और उसके अलावा वैसे अगर एक ओवरव्यू आप अगर पूछें लाइफ का, तो मेरी कोशिश ये होगी कि यार प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे लोग जो है ना वो सक्सेसफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम उनकी इस अचीवमेंट का उनकी सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता। तो इंसान, मेरी नज़र में इंसान की ज़िंदगी ना, वो तो जो उसके लिए रिस्क लिखा है वो तो आना ही है, लेकिन उसकी ज़िंदगी मीनिंगफुल होनी चाहिए। उसके लिए कोई एक ऐसा गोल होना चाहिए कि यार मैं सोसाइटी में ये चीज़ लेकर आना चाहूँगा, या मैं इतने लोगों की किसी तरह हेल्प करना चाहूँगा, कुछ इस तरह का आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो दूसरों के लिए। चलिए, अगर आपको हम मौका दें अपना एक सेमेस्टर चेंज करने का, तो यूनिट का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आप अपना एक सेमेस्टर गुजारना चाहेंगे?
क्योंकि हमने देखा मैकेनिकल वाले हैं वो तकरीबन 90% अपने डिपार्टमेंट की चंद चीजों में खुश नहीं होते, तो हर एक का ख्वाब नहीं, होता वो है वाली कि वो हम चंद सस्ता से चीजें चेंज कर सकते वो चंद चीजें वो मेरे पे अप्लाई नहीं होती थी। तो फिर भी अगर आप कौन सा एक होगा डिपार्टमेंट जिसकी तरफ- नहीं, वैसे तो मुझे मैकेनिकल में कुछ बुरी समझ नहीं लगती, लेकिन वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैकेट्रॉनिक्स आई थिंक मैं उसमें जाना चाहूँगा, क्योंकि रोबोटिक्स में शौक है तो इसका। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से आपने बताया कि आप मैकेनिकल आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपका मोस्ट फेवरेट है, तो अगर आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही एक दिन को प्रोफेसर बना दिया जाए, ठीक है, तो कोई एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ाना चाहें बच्चों को। मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स मैकेनिक्स तो या फिर एफईए में क्या क्या पता नहीं जाता था, लेकिन चलो। चलिए कुछ अपने ना आपकी जो इस टाइम मैकेनिकल की अदर सोसाइटीज है उनके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो अच्छी एफर्ट कर रहे हैं और बेटर हो सकती है, और आई थिंक कि अच्छा, वैसे मुझे एक चीज़ बताओ, मैकेनिकल के अलावा किसी डिपार्टमेंट में दो सोसाइटीज हैं, दो Yes. डिपार्टमेंटल। मैकेट्रॉनिक्स के अंदर है, और एक दो सिर्फ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे सोसाइटीज इस तरह की हैं। ऑटोमोटिव के अंदर, ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट में दो रजिस्टर्ड नहीं सोसाइटी, है, लेकिन सोसाइटी है registered नहीं है। ऑटोमोटिव क्लब रजिस्टर्ड नहीं है ना, दो जो सोसाइटी से दो रजिस्टर्ड यहाँ पे ही है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप सेपरेट अलग अलग एफर्ट्स करने के बजाय, जो कि मैंने कोशिश की थी बट समहाउ नहीं हो सका वो, हमें जो है वो कंबाइंड एफर्ट करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में हम लोग ना आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, ये गलत है। ये ग्राउंड नहीं है हमारा, ये हम तो एक ही जगह से हैं ना, ये हमारा ग्राउंड नहीं है, हमारा ग्राउंड इससे बाहर है। तो जब हम कंबाइंड एफर्ट करेंगे ना तो फिर हम वहाँ पर कम्पीट कर सकते हैं, एंड आई थिंक यही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए आपस में, कंपटीशन के हवाले से आपने बताया। अच्छा, इसके अलावा जो आपसे मेरा सवाल है वो ये है कि आप बताएं कि आपने जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से आप काम करते हैं, तो आप के बारे में सुना है कि आपने भी कोई स्कॉलरशिप वगैरह स्कॉलरशिप्स का यार ये है कि एएसएमई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हर साल ऑफर करता है, तो उसमें आप एएसएमई के जो भी आपका स्टूडेंट चैप्टर है उसके मेंबर हों, आपका कोई करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हों, और उसके अलावा आपकी आप कह सकते हैं सोशल वर्क आपने किया हो, और आप उसके साथ साथ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी उनको ये चीज़ शो कर सकें कि यार एक मैं आज से 2-3 साल बाद जब इंजीनियर बनूंगा तो मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूंगा सोसाइटी की तरक्की के लिए। आपके प्रोजेक्ट किस तरह के हो तो वो आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है। और मेरे ख्याल में एएसएमई की जो स्कॉलरशिप होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है इस लिहाज से कि आपको कहीं जाना नहीं है और आपको कोई किसी किस्म की ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने स्कॉलरशिप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी। आपने जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फिल की, स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया और वो जो भी उसकी अमाउंट थी वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ गई, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आती है, वहाँ से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं। उसके बाद नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आपने कहाँ पे वो जो है वो आपने इसको स्पेंड करना है और प्रोजेक्ट्स में लगाया कि नहीं लगाया, वो आपकी अपने जो है वो अमाउंट होती है, आप जहाँ मर्जी इसको करें। तो एएसएमई के हर साल ये ऑफर होती है इसके अंदर, बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से अगर औरों को भी पता लगे तो ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर उस स्कॉलरशिप में जो एप्लीकेंट्स हैं उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले 2-3 सालों में, अच्छा अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं यूटी से खास तौर पे, पिछले 2-3 सालों में मैंने सुना है 3 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई है। तो ये एक काफ़ी बेहतर सक्सेस रेट नहीं है। आप बता रहे हैं, मैंने सुना कि आपकी भी स्कॉलरशिप लगी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बारे में उसका सिंपल प्रोसीजर होता है, आपका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, पहले आपने मेंबरशिप लेनी होती है, मेंबरशिप ले ली, उसको ऑनलाइन फॉर्म है, आपने फॉर्म फिल किया और उसमें कुछ चीज़ें होती है, उसमें बेसिक होती है जैसे बाकी स्कॉलरशिप में होता है, एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने एसओपी अच्छी लिखी है। उसके अलावा आपने अपना जो है वो फाइनेंशियल नीड इस लिहाज से शो की हो कि यार आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आपका एक वो एप्लीकेशन जब सबमिट हो गई है उसके बाद आपको 2-3 महीने के बाद आपका डिसीजन आ जाता है। अगर डिसीजन आपका एक्सेप्टेंस का है तो उसके बाद आपने उनको बस एक अपनी यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स वगैरह वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो विद इन अ मंथ और
टू वो आपके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, वहाँ से फिर आप भिजवा सकते हैं। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट सोसाइटी आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इस साल थोड़ा सा हमें मुझे काफ़ी चैलेंजिंग था ये वाला साल, क्योंकि आपको पता है कि 22 सेशन बहुत लेट आया था। तो हम लोग जितनी एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं सोसाइटीज़ की, खासतौर पर टेक्निकल सोसाइटीज़ की, वो नए सेशन के हिसाब से हो रही होती है, उनके शेड्यूल के हिसाब से। तो एक तो वो लेट आए, उसके बाद जो है ना वो टाइम टारगेट आपको पता है कि वो नया सेशन होता है, तो उसमें जब वो फ्री होते थे तो सीनियर्स के पेपर आ जाते थे, जब सीनियर्स फ्री होते थे तो उनके पेपर आ जाते थे। तो ये एक ना ऑल्टरनेट ये चलता रहा, तो इसमें जो ऑप्टिमाइज जो अप्रोप्रिएट टाइम स्लॉट है वो निकालना बहुत मुश्किल था। तो इवेंट्स भी इसकी वजह से कम हुए। अभी आपने देखा कि टेक वीक भी इस साल अभी तक नहीं हुआ, और अभी भी देखें आगे कितने दिन जाएंगे, बहुत मुश्किल है कि वो उसको हम एक अच्छा इवेंट हम वो करवा सकें, बहुत मुश्किल हो गया है अभी। उसकी रीज़न भी यही है कि टाइम स्लॉट निकालना मुश्किल था इस साल। ये मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा जिस तरह आपने बताया टाइम के हवाले से, लेकिन आपने जो टाइम गुजारा वो काफी मजे का भी रहा, आपने सीखा भी से। इसके अलावा कोई आपका ऐसा फनी एक्सपीरियंस जो यूनिवर्सिटी में रहा हो, डिपार्टमेंट में, सोसाइटी के हवाले से कोई आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हो जाएगी इस पे यार। कोई बात नहीं, बता दें हमारी ऑडियंस को। डिपार्टमेंट में एक फनी एक्सपीरियंस आप ये कह सकते हैं, फनी एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। एक दिन हम कुछ दोस्त बैठे थे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, रात तक बैठे थे डिपार्टमेंट में, और नीचे डिपार्टमेंट वालों को पता नहीं था कि कुछ ऊपर स्टूडेंट्स बैठे हुए काम कर रहे हैं, और वो डिपार्टमेंट लॉक कर गए। और मतलब हमें लगा कि मैकेट्रॉनिक्स वाली साइड से खुला होता है अक्सर में, हमें लगा कि हम वहाँ से आ जाएंगे, हम में से कौन से बैठे रहे, वही बंद हो गया। ठीक है। और रात के 8 साढ़े 8 हो गए, हम तो डिपार्टमेंट में ऊपर फिर रहे हैं कॉरिडोर में, अब कहाँ से जाएं। तो एट लास्ट फिर हमें जो है वो बैल्कनी से जंप करना पड़ा। वो एक फनी एक्सपीरियंस था, और बस फनी एक्सपीरियंस यही है। ठीक है। इसके अलावा कोई आपका यादगार इवेंट जो आप कराओ आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके मेंबर्स के साथ बेसिकली? यादगार इवेंट इस साल तो अभी ट्रिप्स मतलब उसी रीजन की वजह से हम नहीं करवा सके अभी तक। ट्रिप्स हमारे अच्छे हुए थे लास्ट ईयर, उसकी भी मैनेजमेंट में था, लेकिन ऑब्वियसली वो 2 हमारे ट्रिप्स हुए थे और वो बहुत अच्छे रहे थे। इंडस्ट्रियल भी हुआ था, उसे भी यादगार। जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हर एक का एक अजीब माइंडसेट होता है। कोई कहता है कि एसआईटी ज्वाइन करनी है, कोई कहता नहीं करनी, कोई कहता पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने 4 साल एक सोसाइटी में बड़े बेहतरीन गुजारे हैं, तो आपको उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि सोसाइटी क्यों ज्वाइन करो, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है जो आप किताबों में नहीं सीख सकते। किताबों में आप पढ़ सकते हैं और सीख नहीं सकते ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो जो चीज़ें आपकी पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करने का जहाँ मौका मिल रहा है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, अगर एलियंस ज़मीन पे आ जाएं और आपको किसी एक शख्स की कुर्बानी देनी हो, तो वो यूईटी से कौन सा शख्स होगा जिसकी आप कुर्बानी देना चाहेंगे? प्रोफेसर्स भी इंक्लूड। सेंसर होगा ये। जवाब चाहिए। फिलहाल तो मेरा दिल कर रहा है कि तकीर की कुर्बानी दूंगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन इंक्लूड किया। तकीर की देना चाहेंगे आप, जो प्रेसिडेंट है यूईटी एक्स न्यूज़ के, उनकी कुर्बानी देना चाहेंगे? किसी प्रोफेसर की देनी हो क्यों करवाओगे? ये बता सकते हैं। नहीं बता सकता मैं। अच्छा, कोई एम्बैरसिंग मोमेंट, कोई एम्बैरसिंग थिंग जो यूईटी में आपके साथ हुई हो या विद इन सोसाइटी जो आप शेयर करना चाहें? सोसाइटी की एम्बैरसिंग थिंग से कोई नहीं याद नहीं। एम्बैरसिंग थिंग अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई नहीं है। चलें, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि आपका सीजीपीए 3.7 है, तो एक ये टॉक बहुत ज्यादा फेमस है कि सीजीपीए डजंट मैटर, तो आपकी इस पे क्या राय है कि सीजीपीए मैटर करता है? अगर नहीं करता तो फिर क्या चीजें जो मैटर करती हैं? वही सीजीपीए मैटर करता है, लाजमी बात है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड सेट कर रहा है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप हायरिंग करने आए हो यूईटी और आपके सामने 1500 एप्लीकेशंस हैं, तो आप 1500 एप्लीकेशंस नहीं पढ़ सकते, आप 1500 सीरीज भी नहीं देख सकते। तो आप सबसे पहला फिल्टर किस बेस पे लगाओगे? कोई नंबर होना चाहिए ना, कोई डेफिनेट आपके पास रूब्रिक होना चाहिए। तो डेफिनेट रूब्रिक जो यूईटी इस्टेब्लिश कर रही है कि 4 साल में हमने इसको टेस्ट किया, और हमारे लिहाज से ये बंदा 4 में से इस पॉइंट तक इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, या आप
आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर आप क्रिटिक की तरफ जाते हैं तो आप कहें मेरिकल्स ऑफ दिस थिंग है, लेकिन चलो एक क्राइटेरिया तो है। तो पहला जो थ्रेशोल्ड होगा वो इसकी बेस पे लगेगा और फिर उसके बाद आपकी दूसरी चीज़ें वैल्यूएट होंगी। आई थिंक ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जॉब प्रोस्पेक्ट से हो गया ना, अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं तो उसमें भी जो पहला आपका जो फिल्टर है वो इसी पे लगेगा, उसके बाद फिर आपकी एसओपी और बाकी चीज़ें मैटर करेंगी, प्रोजेक्ट मैटर करेंगे। तो मतलब आई थिंक प्रोजेक्ट्स और आपके सीजीपीए का somehow एक जितनी वेटेज आप कह सकते हैं। तो इस टाइम पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स जॉबलेस हैं, तो आपकी नज़र में उसका मेन रीज़न क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होना मेन रीज़न। अगर आप इस चीज़ में भी ग्रेजुएट्स को ब्लेम करते रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जस्टिफाइड होगा, या अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम करते रहें तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को भी आप कर रहे हैं तो आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी अगर बहुत से ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर भी रहे तो वो कहाँ जाएंगे। आपकी इंडस्ट्री इस टाइम एक्सप्लॉयटेशन पे चल रही है, एक्सेप्ट आप कुछ टाइम मल्टीनेशनल कंपनीज की जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। मेरा ख्याल में मेन मसला ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्री चाहिए। ठीक है, ये सबसे नहीं है। इन द एंड एक लास्ट क्वेश्चन मेरा से कंक्लूड करें या पूछ लें आपसे वैकेंसी पूछ लें, कोई फनी पूछना है या? अच्छा, आपने स्टार्ट में बताया कि आप पैरेलल एक वाईपीडीसी को लेके चल रहे हैं। वाईपीडीसी क्या चीज है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। दैट इज यंग पीस एंड डेवलपमेंट कॉर्प्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने इस दफ़ा एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसका प्राइम जो टारगेट है वो ये है कि यूथ में जो पोलराइजेशन और एक्सट्रीमिज्म क्रिएट हो गया है और बिहेवियर्स में एक्सट्रीमिज्म आ गया है, इसको इरेडिकेट करना है। इसके लिए जो आपकी क्या कहना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन मेकिंग है, इस चीज़ को इवॉल्व करना है यूथ के अंदर, जो कि अभी बहुत डिमिनिश हो रही है। मतलब हम लोग अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट ओपिनियन भी रखते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम दूसरे की बात ही ना सुने, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उसकी रिस्पेक्ट फिर भी करनी पड़ेगी। और यही जो है वो जो सक्सेसफुल नेशंस है उनका जो प्रैक्टिस है वो यही है कि डिफरेंस इन ओपिनियन होता है, लेकिन उस डिफरेंस की बेस पे पोलराइजेशन क्रिएट नहीं होती जिस हद तक आज हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मोटिव ये भी है कि जैसे पास्ट में यूथ कुछ स्पेसिफिक लोगों के गेन्स के लिए यूज होती रही है, वो ना हो। अब हम लोग पास्ट को देखें, हिस्ट्री पढ़ें और प्रेजेंट में सिनारियो देखें और फिर ये देखें कि यार हमें जिस चीज़ की तरफ लगाया जा रहा है क्या उसका हमारे लिए कोई फ़ायदा है या नहीं है, क्या उसका इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा है या नहीं है। इस चीज़ के ऊपर वैल्यूएट करें और इसके लिए फिर वाईपीडीसी के प्लेटफॉर्म से अब हम लोग मतलब इवन कोई हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस होती है हमारी, तो वो यहाँ से यूनिवर्सिटी से भी होती है और हम डायरेक्टली लिंक होते हैं मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री के हम लोग डायरेक्टली हम उनसे लिंक होते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ सेमिनार्स में प्लान कर रहा था, अभी क्योंकि चार्जिंग में अभी रमज़ान से कुछ 1-2-3 दिन पहले मिला है, उसके लिए इस्लामाबाद में उसकी होस्टिंग सेरेमनी हुई थी, यहाँ से गए थे और यूटी बहुत जनरस थी, उन्होंने यहाँ से ट्रांसफर दे दी थी 6-7 बंदों को। तो उसके बाद अब हम लोग प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ईद के बाद कोई 1-2 सेमिनार्स हो, जिसका प्राइम जो मोटिव होगा वो ये होगा कि यूथ के अंदर जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाए रिगार्डिंग जो पाकिस्तान के अभी करंट इश्यूज हैं उनके बारे में, ताकि हम लोग जो है वो बायस्ड डिसीजंस ना लें और हम जो है वो हमारे ओपिनियंस नॉलेज बेस्ड हों रादर देन ट्रेंड बेस्ड। ठीक है, अच्छा इसी पे हम कंक्लूड करते हैं। आप से लास्ट क्वेश्चन है कि आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें या स्टूडेंट्स को ओवरऑल आप कोई भी एक मैसेज जो देना चाहें। मेरा यही मैसेज है कि यार ये 4 साल होते हैं ना, ये बहुत कीमती होते हैं। तो इसमें ना कई दफ़ा हम लोग इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये सोसाइटी वालों के लिए ख़ास तौर पे है, हम लोग एक ऐसे फेज में चले जाते हैं उसमें हम समझते हैं कि यार हम सिखा रहे हैं और हम सिर्फ सिखा ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर लेवल पे सीख रहे होते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आपने ना कभी भी लिसनिंग बंद नहीं करनी और लिसनिंग हमेशा आपने ना वो ऑन रखनी है और बड़ी फोकस रखनी है। जहाँ से कुछ सीखने को मिले, चाहे वो आपके जूनियर है, चाहे सीनियर है, चाहे टीचर्स हैं, आप सीखें।
किसी से भी कहीं से भी आप डोर क्लोज ना करें। ठीक है, बिल्कुल। आप थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।